अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 13 भी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, बुक 3, 4024। विद प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज हम इसको तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा पेपर में विद रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ये पी से ए और पी से बी क्या है, हमारे पास टेंजेंट्स गिवन है और सेंटर ओ गिवन है हर क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, हमें अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बेटा हमें बात पता है कि ये जो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक सर्कल, लेट सपोज वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और एक अदद आपके पास रेडियस गिवन है अगर यहाँ से यहाँ तक, और एक अदद अगर टेंजेंट गिवन है इस तरह से। टेंजेंट जरा सीधा नहीं बना, खैर टेंजेंट सही से बना लेंगे हम। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है 90 का एंगल फॉर्म करता है। रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट है, और दूसरा अगर एक और रेडियस यहाँ से चल रहा हो इस तरफ, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करें अगर हम इस तरह से ऐसे करके, तो ये जो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, तो लेट सपोज ओ ए और बी, और लेट सपोज टी, ट्राइंगल ओ बी टी और ट्राइंगल ओ ए टी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, बराबर बराबर होता है। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था पहले। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा ये जो लाइन है ना, ये वाली ओ टी, ये लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस पूरी शेप के लिए, काइट के लिए। पूरी काइट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी फॉर सपोज अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल इसके ऊपर फोल्ड करूंगा, तो इस वाले ट्राइंगल के ऊपर कंप्लीटली कवर कर देगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसके लिए। तो ये वर्ड सिमेट्री का हम प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको आपको इतना तफसील से समझा रहा हूँ कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और काइट का वैसे भी अगर हम नॉर्मली काइट को देखें, तो काइट के लिए टू एडजेसेंट साइड्स होती है हमारे पास, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। तो और ये बीच में डायगनल जो होता है ये वाला, लाइक दिस डायगनल, ये क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म कर रहा होता है काइट के लिए। ठीक है बेटा। तो अब करना क्या है आपने, करना क्या है, करना यह है कि सिंपल आपने अननोन्स फाइंड आउट करना है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं तो एंगल ए 49 के बराबर होगा। आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, पार्ट ए लिखोगे और लिखोगे ए इज इक्वल टू 49, और अगर रीजन दोगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट और सर्कल का जो प्रॉपर्टी दोनों रिलेशन है आपस में, इसमें क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे इस प्रॉपर्टी को लिया जाता है। एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। इसका पार्ट भी अगर देखो, मतलब पार्ट ए का ही अगर अननोन बी फाइंड आउट करना है, तो आप बी के लिए क्या लिखोगे, अगर ये लाइन कौन सी, ये लाइन बी है और ये ए से पी की लेंथ 14 है, तो आप बी भी 14 का होगे। और रीजन यहाँ भी ये दोगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों रीजन आपने लिख दिए। अब अगर आप पार्ट बी सॉल्व करने की तरफ जाओगे, पार्ट ए में बस यही करना था हमने, पार्ट बी अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी के लिए अगर मैं अननोन सी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे अननोन सी के लिए, अननोन सी के लिए लिखोगे कि ये एंगल 90 का है, ले लेने आप लिखोगे एंगल ओ ए पी बराबर है 90 के। क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट है, और अगर ये 90 के बराबर है तो फिर आप कहोगे कि एंगल ओ ए पी, ओ पी ए, यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल ओ पी ए, ये भी बराबर है किसके, 32 के। वही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल सॉरी। तो ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंप्लीट प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिखेंगे। जब ये पूरा रीजन आ गया तो फिर हमें ये बात पता है कि अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 का होता है, 90 में से हम गिवन एंगल माइनस करते हैं, मैं सिंपल 90 माइनस 32 करूँ तो मेरे पास अननोन सी आ जाएगा, या सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 32 के। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम पूरा कंप्लीट। देखो इसको मैं एक तरफ करके भी दिखा दूं तुम लोगों को, आप लिख सकते हो सी प्लस 90 प्लस 32 इक्वल टू 180। ये 90 वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया, सी इज इक्वल टू
मैं ये करके दिखा रहा हूँ, C+32 = 180 -90, इसका मतलब हो जाएगा कि C+32 बराबर हो जाएगा 90 का। और ये रिलेशन हमेशा रहेगा कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद होगा तो एक एंगल 90 का है, 90 में से आप गिवन एंगल माइनस करोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ किया, 90 -32 किया। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90 -32 करोगे जब आप, तो ये हो जाएगा 58 डिग्रीज। ठीक है भाई, ये आ गया सी। अब इसी पार्ट में अगर आपको डी फाइंड आउट करना तो बेटा डी तो सिंपल हमारे पास मौजूद ही है। डी क्या है भाई, डी है हमारे पास, डी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर्स। क्या ख्याल है, वही जैसे बी की वैल्यू 14 थी वैसे डी की वैल्यू भी 15 है। और रीजन हमारे पास वही है बेटा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। कंप्लीट प्रॉपर्टी आप लिख दोगे, दोनों पार्ट्स हो गए। सेम तस्वीर है, आगे भी हमारे पास गिवन है, पिक्चर्स गिवन है। उन पिक्चर्स को भी अननोन फाइंड आउट करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, इसलिए सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। जब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा मैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूं और ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट सी और पार्ट डी करना है इसका हमने। पार्ट सी करने के लिए क्या करोगे बेटे, पार्ट सी करने के लिए ये करोगे कि वही सेम पैटर्न पे काम करना है। इसमें हमने क्या निकालना है, एफ और ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ई और एफ की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा, तो ई तो बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न पे जैसे पीछे हमने कहा था, हमने फाइंड आउट किया था कि ई किस तरह निकालेंगे। हमने ई के लिए कहा कि ये एंगल अगर ई है, पहला काम क्या कर सकते हैं कि पूरा 112 है ना, इस 112 को मैं डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 112, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर होगा 112 डिवाइड बाई 2, विच मीन्स 56 डिग्रीज। ये क्यों होगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि वही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल कंप्लीट लिखोगे तुम। और फिर मैं कर रहा हूँ बेटा पार्ट सी कर रहा हूँ यहाँ सॉल्व। और फिर क्या करोगे, क्या जब ये एंगल आ गया तो ये एंगल कितना है हमारे पास, ये वो कंप्लीट 90 का है। यानी आप कहोगे एंगल ओ ए पी बराबर होगा 90 के। रीजन दोगे क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट है। फिर वही बात, एक 90 का एंगल है और एक 56 है। तो ई फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल करेंगे 90 -56, विच मीन्स 4, और ये हो जाएगा 34 डिग्रीज। ई की वैल्यू आ गई 34 डिग्रीज। अब जब एफ फाइंड आउट करना है आपको, जब एफ फाइंड आउट करना है बेटा, तो एफ के लिए आपको ये 10 पता है, ये एफ फाइंड आउट करना है। ये एंगल भी ऑब्वियस से बात है कितना हो जाएगा, वही 56 हो जाएगा। ये भी इसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, 10 ऑफ एंगल 56 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज एफ, गिवन एंगल के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट एफ आ गया, एंड हाइपोटेन्यूज इज 10। यानी आप कहोगे कि एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ एंगल 56। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा हमें। जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम कह सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 56, 14.825, 14.8 लिख देता हूँ बस इसको हम, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 14.8 सेंटीमीटर्स। ये आ गया हमारे पास पार्ट सी के दोनों पार्ट्स। यानी पार्ट सी के लिए अननोन ई और एफ हमने फाइंड आउट कर लिया। बगैर टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं बेटा पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमसे क्या कह रहे हैं, पार्ट डी में हमसे कहा जा रहा है जी और एच फाइंड आउट करना है ना। तो एच के लिए क्या करोगे, पहले एच निकालने में थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है मुझे। आप कह सकते हो बेटा कि ये एंगल भी 35 हो गया, यानी क्या होगा कि एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर होगा किसके, 35 के। वही रीजन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल्स। और फिर आप कहोगे कि जब ये 35 है तो ये एंगल 90 का होगा। आप इसके आसानी के लिए अपने मेंशन करने के लिए इसको एक्स कह दो। यानी बी से एक्स, एक्स से पी जो है, आप ये एक स्टेप शो कर सकते हो, उस एग्जामिनर को इतना तो पता होता ही है। ए से एक्स और एक्स से पी, यानी एंगल ए एक्स पी बराबर होगा 90 के। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें ये बात पता है कि ए एक्स पी 90 का है, और क्योंकि डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ काइट है ये।
राइट के दो डायगोनल एक दूसरे को 90 के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 के आगे तो फिर आसानी के साथ आप क्या कह लोगे, एच निकालना है। फिर वही बात करोगे, एच बराबर होगा 90 में से माइनस कर दोगे बेटा 35 को। जब 90 में 35 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 55 डिग्रीज। एच आ गया 55। जब एच 55 आ गया भाई, जब एच 55 आ गया, तब मसला कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जी के लिए हमने क्या करना है, जी अगर फाइंड आउट करना है बेटा आपको, तो आप क्या करोगे, जी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें ये बात पता है कि अगर ये एच है तो ये भी तो एंगल एच के बराबर होगा ना, ये वाला भी। यानी आप कह सकते हो कि एंगल ए बी पी ये भी किसके बराबर होगा, 55 के बराबर होगा। रीजन फिर से देना पड़ेगा कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। तो ये 55 आ गया। जब ये 55 आ गया तो हमें ये बात पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल 90 का है। इसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पीछे भी मेंशन कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जी प्लस एच बराबर होगा 90 के। चाहो तो कर दो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट को, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले कहीं से भी। जी इज इक्वल टू 90, एच वाले का माइनस होगा और एच की वैल्यू कितनी थी 55 थी, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इज इक्वल टू 35 डिग्रीज आ जाएगा बेटा ये। इस तरह से हमारे पास पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए बेटा आगे चलते हैं। और आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास पार्ट ई और एफ मौजूद है। पार्ट ई में हमसे कहा जा रहा है बेटा कि अभी थोड़े से लंबे क्वेश्चन है। पार्ट ई में कहा जा रहा है कि हमें आई और जे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आई फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। ये रेडियस 5 का गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के रेडियस कितना होगा, 5 हो जाएगा। जब ये 5 का रेडियस है बेटा, तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहो तो मेंशन कर दो, पार्ट ई है। पार्ट ई में हमें पता है कि एंगल ओ पी पी बराबर होगा 90 के। और क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। ये 90 का एंगल आ गया। और फिर अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच मींस 5 प्लस आई का स्क्वायर बराबर है बेटे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हम कहेंगे कि ए का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2a इंटू बी इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर इज 144। और ये हो जाएगा 25 प्लस 10i प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 44 विल बी 169। और फिर क्या करोगे, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ना, आई स्क्वायर प्लस 10i प्लस 25 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। आई स्क्वायर प्लस 10i माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ जाएगी बेटा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करोगे, अब 144 और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब है मौजूद है बेटा 1, यहाँ कुछ नहीं होता है, 1 मौजूद है। 144 और 1 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। 144 और 1 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो 1 के टेबल 1 मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अगर करोगे, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 144 करोगे तो 144 को एड या सब्ट्रैक्ट कराने से हमारे पास 10 नहीं आ सकता। 2 से करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 72 भी नहीं होगा हमारे पास। 144 को अगर मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48 से भी एड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 10 नहीं आ रहा। 4 से मुझे उम्मीद नहीं आएगा, थोड़ा बड़े नंबर से चेक करते हैं, 6 7 8 से चेक करते हैं। 6 से चेक करते हैं, 144 डिवाइड बाय 6 अगर मैं करूँ तो 24, 24 माइनस 6 भी 10 नहीं होता। 8 से चेक करते हैं, 144 डिवाइड बाय 8 अगर मैं करूँ ताकि टाइम, हाँ 18 और 8 से हो रहा है हमारे पास। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 है 144। और हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये बात कह सकते हैं कि आई स्क्वायर प्लस 18i माइनस 8i माइनस 144 इज इक्वल टू 0। आई कॉमन निकालेंगे, आई प्लस 18 बचेगा, ठीक है भाई, और माइनस
इसको जरा मैं सफाई से लिख दूं थोड़ा सा जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कम काम करना चाह रहा था। आई कॉमन निकालेंगे तो i+18 माइनस यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आई बचेगा, और माइनस से बाहर कॉमन निकाले तो प्लस आ जाएगा, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा। i+18 इक्वल्स टू 0। i-8 एक फैक्टर बन जाएगा, और i+18 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। i-8 इक्वल्स टू 0 कह दोगे, यानी i की वैल्यू 8 आ जाएगी। और यहाँ से क्या करोगे, i+18 इक्वल्स टू 0 कह दोगे, और i की वैल्यू एक -18 आ जाएगी। उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। क्यों नेग्लेक्ट कर दोगे? क्योंकि लेंथ है, ये लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था ये वाला पार्ट ई के लिए आई जो फाइंड आउट करना था, थोड़ा लंबा काम था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, या इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, यानी जे भी सॉल्व करना है। और जे के लिए क्या करोगे भाई? जे के लिए ये करोगे कि जब तुम्हें पता चल गया, जब पता ना भी चलता, सॉरी, से तो हम आसानी से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि tan ऑफ एंगल जे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि इस एंगल जे के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर 12 है और बेस क्या है, 5 है। तो तुम कह सकते हो बेटा कि जे इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12/5, यानी जे इज इक्वल्स टू शिफ्ट tan इनवर्स 12 डिवाइड बाय 5 विल बी 67.38 का मतलब राउंड ऑफ करके 67.4 डिग्रीज। नीचे आ गया बेटा, पार्ट ई भी सॉल्व हो गया हमारा। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ में कहा जा रहा है हमसे कि अननोन के फाइंड आउट करना है बेटा। तो के के लिए ये अगर के है तो ये भी बेटा के होगा। तो पार्ट एफ में क्या करोगे बेटा? पार्ट एफ में हमें पता है कि ये रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट भी मेंशन कर दो कि एंगल ओ बी पी बराबर होगा बेटा 90 के। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन हमेशा 90 का होगा। और फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, हाइपोटेन्यूज आ गया पूरा ये के और ये 7, यानी k+7। k+7 का स्क्वायर बराबर होगा, दिस इज k² प्लस 15 का स्क्वायर। इसके ऊपर फिर आइडेंटिटी खोलोगे बेटा। कौन सी आइडेंटिटी? वही आइडेंटिटी कि a² प्लस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर है हमारे पास बेटा a² प्लस 2ab प्लस b² के। ठीक है भाई, यानी a² प्लस फॉर्मूले का 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू k² प्लस 15 का स्क्वायर। अब हमें फिर वही बात, k² पता है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टेप बचाऊं और k² से k² को कैंसिल आउट कर दूं। और फिर क्या करूं मैं 7 2 14 के प्लस 7 का स्क्वायर विल बी 49 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज 225, और 14 के इज इक्वल टू 225 माइनस 49, और के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 225 माइनस 49 विल बी 176 डिवाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 14 जब मैं करूंगा, एक मिनट, 176 डिवाइडेड बाय 14 12.57 विच मीन्स 12.6 सेंटीमीटर्स। ये तो आ गए के की वैल्यू। जब के की वैल्यू आ गई भाई, तो फिर एल निकालने का मसला ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि एल के ऊपर हमें पता है क्या लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एल इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसके रिस्पेक्ट से ये एल एंगल है परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास इसके यूज कर सकते हैं, यानी tan ऑफ एंगल एल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज के। डायरेक्ट के की वैल्यू पुट करता हूँ बेटा मैं। के की वैल्यू कितने निकाली अभी हमने? 12.6 आ गई। और इसको अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूँ आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो एल बराबर हो जाएगा 10, वहां जाके इनवर्स होगा, tan इनवर्स ऑफ 15/12.6। और बेटा बाय यूजिंग कैलकुलेटर में कर सकता हूँ शिफ्ट tan इनवर्स 12, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 12.6 विच मीन 49.96, यानी मैं इसको 49.96 को 50.0 डिग्रीज भी कह सकता हूँ बाय यूजिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी एल का आंसर आ गया 50.0 डिग्रीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स मैंने करवा दिए।
उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे विद रीजनिंग और हर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि पेपर में आपने किस तरह से क्वेश्चन करना है, इसको इसी पैटर्न पे करना है और पेपर में इस तरह का सवाल आता है, 4 से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 2 में भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया क्वेश्चन, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, किसी तरह से भी यूजफुल हो, तो इसको अपने फेलो स्टूडेंट के साथ साथ शेयर करना हरगिज भी मत भूलना। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।